मैं फिर से गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, और गलत से भी दुश्मन के एरिया में इन कर गया ना। फिर से कंपास साथ नहीं लाया। हे माता रानी, अब तो तुम ही मालिक हो। जय माता दी। भाई मेरी साथियों, वेलकम द न्यू एंट्रेंट टू 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट, जवान वीर प्रताप। जय हिंद। जय हिंद। वीर, तुम्हारी ब्रीफिंग कल सुबह 09 आवर्स पे होगी, तब तक आराम करो। यस सर। एट ईज। लगान दे वापस। चलो भाई। अरे ओ भाई, वहां का सामान रख रहा है यार। बेड खाली तो है। और रणविजय, और मेरे यार, और ये ले, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की दाल मखनी और गोभी के पराठे लेके आया हूँ। हेलो, ये किससे बातें कर रहे हैं आप? और ये खाना किसके लिए लेके आए आप? और तू नया आया है ना, इसलिए मेरे यार के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे भाई, ये लेफ्टिनेंट रणविजय का बेड है। बाबा रणविजय, हमारी बटालियन के जांबाज सिपाही। लेकिन कारगिल के युद्ध में ये शहीद हो गए, लेकिन इनकी आत्मा और वजूद आज भी मौजूद है। मतलब आप लोगों को लगता है ये अभी भी जिंदा है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। और कुछ दिन यहाँ बिताएगा ना, तो तुझे भी एहसास हो जाएगा, समझा? तो यार तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया, और जिनकी छुट्टियां मंजूर हुई थी ना, उनकी टिकटें देनी है। और बिना चश्मे के मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। ले तू ही बांट दियो। अरे बांट दियो यार। लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह। फालतू फिक्र मत कर, मैं तेरी कसम खाता हूं, जिन लोगों ने तुझे रुलाया ना, मैं उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। अरे भाई, इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? रणविजय को भी बाकी सोल्जर्स की तरह साल में 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन एक इंसान जो जिंदा ही नहीं है, वो ट्रैवल कैसे करेगा? ट्रैवल तो तू करेगा, यहां से ऊपर, समझा? तारापाजी, आप भी इस बटालियन में हो? ओ जी, ये देखो, ये मेरे चचेरे भाई तारापाजी। भाई कहता है और काम दुश्मनों के। अपने बाप से बोल दियो, उसका सारा कर्जा चुका दूंगा, बदले में मेरे घर के पेपर्स मुझे वापस चाहिए, समझा? तो पाजी, मैं ये फैमिली मैटर में क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं तेरे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे यार, मैं इधर को छोड़ो। पागल हो गए तुम लोग? क्या कर रहे हो? हम यहाँ आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ दुश्मनों से लड़ने आए हैं। चलो हाथ मिलाओ, चलो यार। हेलो हेलो मिस्टर पाठक जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बोल कौन रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपको खुलकर फोन पर नहीं बता सकता। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? कभी भी मैं अपने कार्यालय में हूँ, आ जाइए। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। मुझे आपसे एक टॉप सीक्रेट केस को डिस्कस करना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलना है। एक्सक्यूज मी।
आप ही ने फोन करके बुलाया था? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए। 2 दिन पहले आर्मी का एक जवान मारा गया है, वीर प्रताप सिंह। ये भी अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि उसकी हत्या का इल्ज़ाम उसी के बटालियन के लांस नायक तारा सिंह पर लगा है, शायद किसी आपसी दुश्मनी के तहत। सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, लेकिन वो कहता है कि उसने नहीं मारा। मैं सिविलियन हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आर्मी लॉयर तो प्रोसिक्यूशन के लिए कंपलसरी है ही, लेकिन डिफेंस में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर तारा सिंह इनोसेंट है और सिर्फ इस वजह से गिल्टी प्रूव हो जाता है तो ये उस पर ज्यादती होगी और हमारी आर्मी के मुंह पर भी कालिक पुत जाएगी। हमारी जनता का विश्वास आर्मी पर से कम हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने आर्मी की परवाह है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपको अधिक प्रेम है आर्मी से और आर्मी के जवानों से। कोई विशेष कारण? आप मुझे वेल विशर समझ लीजिए। आर्मी का, अपने इस देश का, तारा के कोर्ट मार्शल की तारीख 28 जनवरी फिक्स हुई है। इस समय तारा सिंह कहाँ है? आर्मी के एक सीक्रेट प्लेस में, अंडर हाउस अरेस्ट। मिस्टर पाठक, हम भी चाहते हैं कि तारा सिंह के साथ इनजस्टिस ना हो, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप जैसा रिस्पेक्टेड वकील उसको डिफेंड करेगा। मगर ये सीक्रेट खबर आपको मिली कहां से? हमारे लिए उस जासूस का नाम जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन और भी जगह लीक करता हो। ब्रिगेडियर साहब, जितना मैं जानता था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब प्लीज मुझे तारा सिंह से भेंट करने की अनुमति दीजिए। ओके। तारा सिंह, मेरा नाम केडी पाठक है, मुंबई से आया हूं तुम्हारी वकालत करने। जानना चाहता हूं कि उस रात क्या हुआ था। चुप क्यों हुआ तारा? बताओ, क्या करेंगे आप? जान के सत्य को उजागर करूंगा। अगर तुम वास्तव में निर्दोष हो तो तुम्हें कोर्ट में निर्दोष प्रमाणित करूंगा। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें लौटाऊंगा। बताओ, क्या हुआ था उस रात? क्या पता मुझे। हम दोनों आउटपोस्ट नंबर 32 के पास तैनात थे। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता, पर ड्यूटी इज ड्यूटी। बाजी, कहाँ जा रहे हो? यार अजीब आदमी है यार। उस साया का पीछा करते करते मैं आगे तक निकल गया। फिर अचानक 10 मिनट बाद एक गन शॉट की आवाज। वीर! 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 वीर, क्या हुआ तुझे? किसने मारा? किसने मारा इसको? कौन है? वीर! वीर! हेलो मिस्टर पाठक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेजर गुप्ता, प्लीज।
Court Martial number 37 commences on the 20th January 2015. Lance Naik, Tara Singh 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट RPCC सेक्शन 302 और आर्मी एक्ट 69 के तहत आप पर अपने साथी सोल्जर वीर प्रताप की हत्या का आरोप है। What does the defense have to say about this? डिफेंस इस आरोप को खारिज करती है सर। सर, ये है वीर प्रताप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली थी। और ये उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट जो प्रूव करती है कि गोली इंसेस राइफल रजिस्ट्रेशन नंबर 06439 से निकली थी। और ये रिकॉर्ड प्रूव करता है कि ये राइफल तारा सिंह को दी गई। Defense, what's your point of view on this? आई एग्री सर। गोली लांस नायक तारा सिंह की गन से ही चली थी, लेकिन वो गन तारा सिंह ने नहीं चलाई थी। वो अपनी गन आउटपोस्ट पे छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं गए थे। सर, वो आउटपोस्ट बीच वीराने में थी, वहां किसी का आना नामुमकिन था, आसपास कोई नहीं नजर आ रहा। It just goes to prove that he killed Veer Singh. Any reason for that? लांस नाइक, तारा सिंह, अपना गुनाह कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने जो कहानी बनाई अपने लॉयर को सुनाने के लिए वो बिल्कुल फेक है। You have killed your cousin वीर। तारा के ताऊजी यानी वीर के पिता ने तारा की मां से कर्जा न चुकाने के बदले में घर के कागजातों पर जबरन साइन करा लिया था, क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था और उन्होंने घर से बेदखल कर दिया उनको। तारा की मां सड़कों पे भयानक ठंड में भटकती रही। उसी ठंड ने उनकी जान ले ली। शी एक्सपायर्ड। और हिम्मत रखो तारे, और रब के आगे किसकी चलती है यार। ताराबाजी, चाची जी को क्या हो गया? मैंने कहा था ना तेरे को, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। जान से मार डालूंगा तेरे को। इधर और उस दिन तारा को रेजिमेंट ने लीव दे दी so that he could attend his mother's funeral. लेकिन तारा ने वो लीव कैंसिल कर दी and he joined his duty, क्योंकि उसे वीर से बदला लेना था अपनी मां की मौत का। And he did exactly that. नहीं सर, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सर, उस शाम मैं अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि लो पानी लो। Sit down. Sit down. राठी, इस कंडीशन में तुम रात भर ड्यूटी नहीं कर सकते। ऑलरेडी 8 जवान छुट्टी पर है। अब आउटपोस्ट नंबर 32 पर मैं वीर सिंह के साथ कैसे भेजूं? सर अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं चले जाता हूँ। और तुम तो अपनी माँ की फ्यूनरल पर जाओगे। सर, माँ तो मर गई। अब धरती माँ ही मेरी माँ, उसकी रक्षा करना ही मेरा कर्म। और आउटपोस्ट नंबर 32 पर तुम्हारे साथ तुम्हारा कजिन वीर सिंह होगा। भाई, तुम्हारी आपसी दुश्मनी। कैसी बातें कर रहे हैं? ड्यूटी पे मैं सिर्फ एक फौजी हूँ, किसी का भाई या रिश्तेदार नहीं। हम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जेसीओ साहब, तारा सिंह जो कह रहा है क्या वो सत्य है? जी हाँ, तभी तो मैंने उसे वीर के साथ ड्यूटी पर भेजा था। एंड आई नेवर डाउटेड हिज इंटीग्रिटी और पेट्रियटिज्म। सर, ये देशभक्ति तो तारा के लिए सिर्फ एक बहाना था। उसे ड्यूटी इसलिए ज्वाइन करनी थी क्योंकि वीर भी उसी ड्यूटी पे था। वो एक मौके की तलाश में था ताकि उसे मारकर वो अपनी मां की मौत का बदला ले सके। Does defense agree on this? एब्सोल्युटली नॉट सर। तारा सिंह ने अपने बयान में कहा है कि वो उस रात नाइट लेंस से आसपास के इलाके को मॉनिटर कर रहा था और उसे वहां हलचल भी दिखाई दी। तुम फिर वहां देखने गए, क्या दिखा वहां तुम्हें? उस जगह पहुंचकर मुझे कुछ दिखा नहीं। विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन जैसे मैं सर्च कर रहा था वैसे ही अब प्रश्न ये उठता है सर कि वहां कोई तीसरा था या नहीं, और अगर था तो कौन था? सुविधा राठी, उस रात तारा सिंह आपकी जगह पर ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब था। आपके बैरक के ही एक साथी ध्यान सिंह ने कहा है ना, एक कोट सर, करीब रात के 1:30 बजे जब मैं उठा
तो सूबेदार राठी अपने बिस्तर पर नहीं थे। कहां गए थे आप? सर मैं अंदर थोड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए बैरक के बाहर चला गया था। विचित्र बात है कि बैरक्स के बाहर इतने सारे सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे, किसी ने आपको देखा नहीं। और ये जो आपके कमीज पर बटन लगी हुई है, ये बाकी बटन से अलग क्यों है, कृपया बताएंगे अदालत को? डिफेंस इज डाइवर्टिंग द केस सर। एब्सोल्युटली नॉट। बैरक्स की छानबीन करते समय मैं वहां से ये बटन प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है सर कि ये बटन सूबेदार राठी के कमीज का ही, जो उस रात दीवार फांद कर भागते वक्त टूट कर वहां गिरा था। सूबेदार राठी अब अंडर ओथ। संभव है कि अगर आप कोर्ट में झूठ बोलें तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ये बटन आपकी कमीज का है या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर उस रात हम जानते हैं क्या हुआ। इनके बैरक्स के साथी का यह कहना है कि 1:30 बजे ये अपने बैरक्स में नहीं थे, अपने बिस्तर पर नहीं थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डेथ भी 1 और 2 के मध्य में हुआ है। संभव है कि तीसरा व्यक्ति जो बॉर्डर पर था वो सूबेदार राठी ही था। नहीं सर, मैं तो सॉरी सर, मैंने आर्मी का डिसिप्लिन जरूर तोड़ा, लेकिन वीर को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं, और ना ही उससे मेरी कोई दुश्मनी। तो फिर उस रात तुम गए कहाँ थे? सर वो पास के पुंज गांव में किसी को अर्जेंट पैसे देकर सर घर भिजवाए थे। सर इमरजेंसी थी, इसलिए उस रात सर तबीयत खराब का बहाना करके मैं। Shameful. The court martial orders a separate probe into this. और इसके साथ डिफेंस का थर्ड पार्टी दलील भी फेल हो गया। वहां कोई तीसरा नहीं था। तारा इज दी ओनली किलर। नहीं सर, वहां कोई और भी था। मुझे लगता है रणविजय सिंह। क्योंकि जब मैं वीर के पास पहुंचा तो कौन आया? मेरे सामने आ! कौन था वो? कहीं वो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह तो नहीं? वीर, नहीं सर, मैंने नहीं मारा इसे सर। नहीं सर, मैंने वहां किसी और सस्पेक्ट को नहीं देखा। अब ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कितनी सच है आई डोंट नो। उसके तो कई किस्से हैं, पर वो वीर का कत्ल क्यों करेगा? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्टिनेंट रणविजय ने वीर को मारा है, लेकिन आई एम श्योर मैंने वहां एक सफेद आकृति देखी थी जो उनकी थी। उन्होंने सब कुछ देखा और वही गवाह हैं मेरे इनोसेंट होने का। और हम 5 साल पहले शहीद हुए सिपाही की आत्मा से पूछेंगे कि लेफ्टिनेंट रणविजय, बताओ वीर को किसने मारा? कम ऑन, यहाँ इंडियन आर्मी का कोर्ट मार्शल चल रहा है, कोई जम्मू का सर्कस नहीं। हाउ कैन अ डेड मैन बिकम एन आई विटनेस? पॉइंट तो सही है इनका। पर लेफ्टिनेंट रणविजय को वाकई ही कई लोगों ने सरहद पर देखा है। इंडियन आर्मी ही नहीं, सिर्फ नेबरिंग कंट्री के कई जवानों का भी यही कहना है। और हमें इस केस के सिलसिले में सोचना है। डिफेंस आपकी क्या राय है? सर, इंडियन आर्मी के कारगिल हीरो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानियां मैंने पढ़ी है, विभिन्न सूत्रों से सुनी भी।
प्रश्न तो यही उठता है कि इन पर विश्वास कैसे करें। सर, मैं आपकी परमिशन से कुछ कहना चाहता हूं सर। प्रोसीड। सर, जिस रात वीर का कत्ल हुआ उससे अगली सुबह मैं हर रोज की तरह रणविजय के बेड पर चाय लेकर गया था। ये ले भाई रणविजय, तेरी चाय। और मुझे पूरा यकीन है कि उस रात भी रणविजय अपने जूते पहनकर बर्फीली सरहद पर रक्षा करने गया था। उसने जरूर देखा होगा सर कि वीर को किसने मारा। और उसे किसने देखा? सर प्लीज, ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। या तो डिफेंस लेफ्टिनेंट रणविजय को पकड़ कर यहां लाएं, उसकी गवाही पेश करें, या गुनाह कबूल। ये क्या इनडिसिप्लिन है? कोर्ट मार्शल के बीच में ऐसे इंटरफेरेंस? सॉरी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बाहर अभी अभी कैंपस में ये कागज सीसीओ के केबिन के बाहर इस फोटो के साथ मिला है। तो सूबेदार तारा सिंह और लेफ्टिनेंट रणविजय की फोटो एक साथ। ये क्या लिखा है? नोट। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। इट्स साइन बाय रणविजय सिंह। ये कैसे मुमकिन है? ये जरूर किसी की शरारत है। आई बेग योर पार्डन सर, मैं लेफ्टिनेंट रणविजय की हैंडराइटिंग को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये हैंडराइटिंग भी बिल्कुल उन्हीं की है और ये सिग्नेचर्स भी। मेजर पटनी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि एक शहीद सिपाही ने ये खत लिखा है उसके दोस्त को बचाने के लिए, और अब आप ये कहेंगी कि लेफ्टिनेंट रणविजय इसी कमरे में भी है। What is going on? I'm sorry सर, मेरा फोन बजा। सर ये रिंगटोन, सर मेरा फोन तो साइलेंट पे था और ये रिंगटोन भी मेरा नहीं है। सर, ये रिंगटोन तो रणविजय का हुआ करता था। वो अक्सर कहा करता था कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। रणविजय? पर मेरे फोन पे उसका रिंगटोन कैसे आया? नॉनसेंस। आप अपना संतुलन मत खोइए, ये आपको शोभा नहीं देता। सर, लेफ्टिनेंट रणविजय ना से ही कोई तो है जो इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी उस चिट्ठी को इन्वेस्टिगेट किए बिना इस केस में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। द कोर्ट मार्शल ऑर्डर्स टू इन्वेस्टिगेट दिस पेपर, जिसके लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। वी शैल कन्वीन 2 days later at 8:30 hours. Dismissed. तो लेफ्टिनेंट रणविजय के बूट्स हैं। ये यहां कैसे? सर, ये हैंडराइटिंग लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की है
डेटेड 19 मार्च 2006 और 3 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद उन सब का भी यही मानना है कि ये राइटिंग बिल्कुल लेफ्टिनेंट रणविजय की राइटिंग के साथ मैच करती है। How is it possible? Come in, come in. लगता है मुझे कोई आउटपोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेजर अस्थाना होंगे। मेजर अस्थाना, कम इन। मैं मेजर अस्थाना नहीं, लेफ्टिनेंट रणविजय बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट रणविजय? तारा सिंह बेकसूर है सर। ये कैसे हो सकता है? यही है वीर सिंह के सारे बिलोंगिंग जो उस रात उसकी डेड बॉडी के पास से बरामद हुए। ये इनकी राइफल पर भी ऐसा खंजर बेयोनेट होना चाहिए। हाँ, बेयोनेट किस पे भी था, लेकिन उसी रात से मिसिंग है जिस रात वीर का कत्ल हुआ था। काफी ढूंढने के बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिला। सर, पैरों के निशान, फिर वही बूट्स, वही गाना जो मैंने सुना। आइए मिस्टर बाटा, बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि कल रात और आज सुबह हम दोनों के रणविजय सिंह ने कांटेक्ट किया। सर, ये सब वाकया तो मेरे साथ भी हुआ था परसों। कौन कर रहा है ये सब? आर्मी के सारे जवानों का मानना है कि रणविजय सिंह आज भी जिंदा और हमारे बीच में और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि हैंडराइटिंग उसी की है। उसे मरने के बाद कोई कैसे लिख सकता है? यस कैप्टन। हाँ, ओह, खतरनाक टेररिस्ट है, उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे खूंखार टेररिस्ट का आजाद घूमना हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कल ही इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला है कि लहरी ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी कमांडर हमारे हिंदुस्तान की सीमा में घुसने में कामयाब हो गया। सारी एजेंसीज उसके पीछे लगी हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। वैसे मेजर साहब बताइए, जिस दिन कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था, कैंटीन में खाने में नाश्ते में क्या बना था? कुछ यहाँ तक मुझे पता है मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी बनी। लहसुन की चटनी बनी थी। अर्थ ये होता है कि कल कैंटीन में दही कड़ी बनी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दही की पीली कड़ी बनी थी। लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। कोर्ट मार्शल रिज्यूम्स, डिफेंस में प्रोसीड। सर, ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह द्वारा लिखे गए वो 2 पत्र हैं, किंतु इस बार मैं चाहूंगा कि आप इन्हें पढ़े नहीं। दूंगी। सॉरी सर, आई नो इट्स अनयूजुअल रिक्वेस्ट, किंतु पहले पत्र से लहसुन की महक आती और दूसरे पत्र पर कोने पर हल्दी लगाओ। ओ, अब समझा आप क्यों पूछ रहे थे। ये दोनों दिन रसोई में लहसुन की चटनी और हल्दी की कड़ी बनी थी या नहीं? ये बिल्कुल ठीक कहा। उस दिन आपको ऐसा लगा होगा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भूख लगी, लेकिन तो नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा संदेह था कि ये दोनों पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से गुजरी जिसका रसोई घर से कोई लेना देना है। चुपके से बिना किसी को बताए हर रसोई के बंकर की तलाशी ली, तो एक बंकर के संदूक में से ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की पुस्तक है, जिसमें वो अपनी लघु कहानियां, शेर शायरी, कविताएं इत्यादि लिखा करता था। उसका शौक था, उसकी हॉबी थी। इसमें एक विशेष लघु कहानी है, ये वाली। इसका अंतिम वाक्य है, एक बार फिर से मोहिनी की नम आंखें और नम हो जाती हैं। वो पत्र देखिए। ये हिस्सा यहां से फाड़ा गया था, जिस पर लिखा है, वो निर्दोष उसे छोड़ दे।
अर्थात पिछले कोर्ट मार्शल में ये पत्र लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह ने उस व्यक्ति ने भेजा था जिसकी संदूक से हमें लेफ्टिनेंट सिंह की ये पुस्तक प्राप्त हुई। 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट के कैंटीन इंचार्ज लांस नायक सुखदेव। लांस नायक सुखदेव, प्रश्न ये उठता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानी को क्यों कुरेदा? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि संभवतः जो आकृति तारा सिंह को वहां सीमा पर दिखी थी वो आप ही थे, आप ही ने वीर सिंह की हत्या की। जी नहीं, वो मैं नहीं था। मैं तो बस दरअसल तारा का बहुत एहसान है मुझ पर। एक बार रसोई में उबलते हुए तेल की कढ़ाई मुझ पर गिरने वाली थी, तब किसी ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी और मैं इसके एहसान का बदला चुकाना चाहता था। रणवीर और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो अपनी हर कविता और कहानी मुझे सुनाया करता था सर। उसके मरने के बाद उसकी सभी कविताएं और कहानियां मैंने उसकी याद के तौर पर अपने बॉक्स में संभाल के रखी थी। और उसका इस्तेमाल करके आप एक दोषी को निर्दोष साबित करना चाहते थे। इसका मतलब जो रणविजय बनकर आया था वो भी? जी हाँ, वो मैं ही था। और मिस्टर पाठक को जो रणविजय दिखाई दिया था वो भी मैं ही था सर। और ब्रिगेडियर साहब को वायरलेस भी मैंने ही किया। और वो गाना? मैंने ही सूबेदार राठी के मोबाइल की रिंगटोन चेंज की थी सर, क्योंकि मैं सबको यकीन दिलाना चाहता था कि कैप्टन रणविजय मरने के बाद भी जिंदा है। लोग इस सच को माने और उसकी कही गई बात पर भरोसा करें ताकि तारा को बरी किया जा सके। अब तो ये शिकंजा और भी कस गया। जैसे लेफ्टिनेंट रणविजय की मिस्ट्री सॉल्व होगी, ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया हो। ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ मेजर को। आप भूल रहे हैं कि वो सफेद आकृति जो तारा सिंह को दिखाई दी थी सीमा पर, उस प्रश्न का अभी तक उत्तर मिला नहीं। तो हम इसे एक सफेद झूठ का नाम दे सकते हैं। जो तारा ने अपने बचाव में रचा था। नहीं सर, वहां सच में कोई था। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ। Does the defense think? सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं एक बार जाकर घटनास्थल की छानबीन करना चाहूँ। वारदात के दिन से वीर सिंह की राइफल का बेयोनेट वो मिसिंग है, लापता है। मुझे लगता है कि उस मिसिंग बेयोनेट का इस केस से लेना देना है। कोर्ट मार्शल डिफेंस को इजाजत देती है। The court is adjourned now and will reassemble tomorrow morning at 10:00 hours. Dismiss. तुम और वीर किसी आउटपोस्ट पे थे? जी सर, एग्जैक्टली यही जगह। और वो धुंधली आकृति तुम्हें वहां उस ओर दिखी? जी सर। तो फिर वहां तुम गए और कितने समय तक उस तरफ चले? सर, यही कोई लगभग 5 मिनट। जी। पांच मिनट। तुम लगभग उस दिन यहाँ पहुंचे थे, आउटपोस्ट से जब आए थे। और जब यहाँ पहुंचे तो क्या आसपास कोई नहीं था? कोई नहीं दिखा तुम्हें? जी। फिर कुछ देर रुके भी थे, फिर क्या हुआ? उस दिन तुम दौड़ कर गए थे वापस। चलो, बेहतर। और फिर तुमने वीर की लाश को यहाँ पाया, उसे गोली लगी हुई। तो वो आकृति तुम्हें फिर से दिखाई दी? हाँ सर।
लेकिन वो अचानक से गायब हो गई सर, और मुझे लगता है वो रणविजय ही था। पर तो खून लगा हुआ है किसी का। जरा देखो कहीं ये वही बेयोनेट तो नहीं जो वीर की राइफल में लगा था। सही कहा सर आप, ये INSAS राइफल का डैगर है जो शायद वीर के हाथ में था। लेकिन वीर के शरीर पर तो कोई चाकू का घाव था नहीं, तो फिर ये लहू किसका लगा है? हो सकता है वो तीसरे व्यक्ति का, हो सकता है वीर ने उस पर वार किया। खाई में किसी की लाश पड़ी है। किसकी लाश? ऊपर लाओ इसे। Remove the hood. लगता है ये लहरी का डेप्यूटी कमांडर समीर मलिक है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसे ढूंढ रही थी। सर उस मृत शरीर की शिनाख्त हो चुकी है पूरी तरह, और अब ये 100% प्रमाणित हो चुका है कि वो शव समीर मलिक का ही था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि समीर मलिक की हत्या किसी तीव्र धारदार वस्तु से की गई है, जैसे कि वीर सिंह के राइफल के आगे की चाकू, उसका बेयोनेट। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि वीर सिंह के राइफल का बेयोनेट जो कल रात घटनास्थल से प्राप्त हुआ, उस पर भी समीर मलिक के ही लहू के अंश पाए। सर मैं डिफेंस को याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ समीर मलिक मर्डर केस का ट्रायल नहीं बल्कि तारा सिंह का कोर्ट मार्शल चल रहा है। हाँ, लेकिन दोनों केसेस जुड़े हुए हैं मेजर गुप्ता। सर आपको याद होगा कि आरंभ से ही तारा ये कह रहा है कि उसने उस रात सीमा पर सफेद रंग की आकृति देखी। वो सफेद रंग की आकृति और कोई नहीं, समीर मलिक ही था। सफेद हेलमेट, सफेद पोशाक और सफेद बूट्स में स्वयं को छिपाया हुआ था उसने। उस रात कोहरे का लाभ उठाकर सुरक्षा कर्मियों के आंखों में धूल झोंक वो सीमा पार करने में कामयाब भी हो गया। इतने में तारा को कुछ संदेह हुआ और वो उसोर गया। कि नाइट लेंस होने के बावजूद दृष्टि केवल 30 मीटर से ज्यादा नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए समीर मलिक अपना रास्ता बदला और आउटपोस्ट के करीब पहुंच गया जहां वीर अकेला था। रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। समीर मलिक वहीं पर नीचे खाई में गिर गया था, तो जहां से उसका शव प्राप्त किया गया। तो अब यह प्रमाणित हो चुका है कि तारा सिंह निर्दोष है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तारा सिंह को इसका सम्मान, इसकी वर्दी और इसकी ड्यूटी लौटा दी जाए।
मुझे तो मिस्टर पाठक की दलील कन्विंसिंग लगती है। एंड सो डू आई। कोर्ट मार्शल, डांस नायक तारा सिंह को पर लगे मर्डर चार्जेस से रिलीव करती है और उसे फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म देती है। द कोर्ट मार्शल इज डिसमिस्ड। केडी साहब, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एंड लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सीक्रेट केस आपको किसने बताया? हाँ, दैट इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मेजर गुप्ता। अब आप कह रहे हैं कि आपको अंदाजा है, लेकिन आपने ये बात फिर कोर्ट मार्शल वाले दिन क्यों नहीं कही? बोलिए मिस्टर पाठक, कौन है वो जासूस? ये बात तो केवल मैं जानता हूं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर पाठक, एक ब्रिगेडियर पर। जी नहीं, क्षमा करें ब्रिगेडियर साहब, आप पर कतई उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि वो जो व्यक्ति पठानी लिबास में मुझसे भेंट करने आया था, वो उसकी कुछ विशेष आदतें थी। बार बार अपने कान को छेड़ना, बार बार अपने पलके झपकना, ये आदतें आप में भी है। और जो आफ्टर शेव आप लगाते हैं, संयोगवश उसने भी वही आफ्टर शेव लगाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उस पठान की दाढ़ी थी। जब दाढ़ी है तो कोई आफ्टर शेव क्यों लगाएगा ब्रिगेडियर साहब? यस मिस्टर पाठक, यू आर रियली ए जीनियस। थैंक यू। वो मैं ही था उस डिस्गाइज में। थैंक गॉड आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं तो बस अपने देश की और आर्मी की इज्जत और इंटीग्रिटी बचाना चाहता था। लेकिन प्लीज इस बात को अब राजी रखिएगा। कौन सा राज? लेफ्टिनेंट रणविजय की रिंगटोन है। साहब, मिस्टर आकाश, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परिवार पे किसने अटैक किया? प्लीज कोशिश कीजिए। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? डॉक्टर, नर्स,
वैसे आप कौन? जी मैं रौनक चावला, आकाश का दोस्त। रौनक चावला? रौनक, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। जी मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। नहीं, मैंने आपकी परमिशन नहीं मांगी है, बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ दिन छुट्टी ले लें। चले? चलिए। तू एक काम कर, इसके पीछे भाग भाग। सर मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे कर लेते हैं। मेरा तो 10 मिनट में ही सर दुखने लगा। तू स्कूल में गणित में कमजोर रहा होगा। सर गणित और रूबिक्स क्यूब में क्या कनेक्शन? लेना देना क्यों नहीं, ये क्यूब भी एक गणित ही है। चाहे तो इसे आंख बंद करके भी कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा तुझे? ला दिखा दो। सर आपने आंख बंद करके। हेलो बॉयज। हाय मैम। वाओ, ये किसने बनाया? वरुण ने किया। इसकी गणित बहुत स्ट्रांग, 2 ही मिनट में कर दे। अब फिर से करो। हाँ छोड़ न्यूज देखते हैं, चल। सूत्रों से पता चला है कि बिजनेस टाइकून आकाश सहानी एवं उनकी पत्नी सोनिया सहानी, जो कि मशहूर समाज सेविका हैं, उन पर उन्हीं के बिजनेस पार्टनर रौनक चावला ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में सोनिया सहानी की मृत्यु हो गई। ये रौनक चावला तो गया काम से। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये लाइन पहले सुनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फोन कॉल इस ताजा खबर पे चल कर आ रही है। हेलो, मैं गेस्ट रूम में था। वहां देखा कि सोनिया जमीन पर पड़ी हुई है और आकाश वो भी मिसिंग है। मैं डर गया और वहां से भाग आया। लेकिन तुम वहां आकाश के बंगले पर गए क्यों थे? मैं और आकाश एक साथ काम करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। वीकेंड पर उसने डिनर के लिए इनवाइट किया था। देखो रौनक, हत्या तुमने नहीं की, लेकिन आकाश कह रहा है कि हत्यारे तुम। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैं नहीं जानता सर, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आई एम श्योर उसे कुछ गलतफहमी हुई है। योर ऑनर, मैं अपने आखिरी गवाह को बुलाना चाहता हूँ। मतलब वैसे पहला है लेकिन आखिरी है, क्योंकि इसके बाद ना कोई गवाह की जरूरत पड़ेगी ना सबूत की। 10 मिनट में केस खत्म। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सोनिया सहानी के पति आकाश को कटघर में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, अनुमति। आकाश जी, आई एम सॉरी, मतलब ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर बट आप इंसाफ दिलाना है, खूनी को पकड़ना है, तो तो आप खूनी को जानते हैं? रौनक को जानते हैं?
रौनक मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बहुत करीबी दोस्त है नहीं थे। जो किया है ना उसने, जो मैं साबित करूंगा, उसके बाद तो कोई दोस्ती रख भी नहीं सकता उसके साथ। खैर ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था? देखिए सर, उस रात मैं बाथरूम में था जब मैंने बाहर से एक जोर से कुछ टूटने की आवाज सुनी। योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा इन्होंने कहा। ये सब झूठ है सर। आकाश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, अच्छा आकाश झूठ कह रहे हैं, लेकिन आपकी उंगलियां तो सच कह रही है ना? सच कह रही है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है मेरा, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान है इस कांच के टुकड़े पे जो वहां पे मौका वारदात से मिला है। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आपको एक बार भी सोनिया और आकाश को बचाने का मन नहीं किया? मतलब ऐसे में चिल्लाओ बचाओ बचाओ मदद करो, ऐसा कुछ नहीं? मतलब इनफैक्ट आप तो दुम दबाकर भाग गए, ऐसा क्यों? योर ऑनर, मैं सोनिया को ऐसे देखकर डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग आया। आप सोनिया को योर ऑनर, उस रात रौनक ने बहुत शराब पी हुई, नशे की हालत में थे। संभव है कि किसी ने उनकी इस अवस्था का लाभ उठाकर इस कांच के टुकड़े पर उनकी उंगलियों के छाप लिए हो। रही बात वहां से भागने की, तो ऐसी स्थिति में भयभीत होकर भागना योर ऑनर सामान्य प्रतिक्रिया है। और जायसवाल साहब जी, मोहन ने इन्हें वहां से भागते हुए देखा, हमला या हत्या करते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, आकाश की कथन का मूल्य अवश्य होता अगर ये स्वयं उस रात नशे में न होते। इनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट ये कहती है कि उस रात भारी मात्रा में इन्होंने मदिरा का सेवन किया था, ये अपने पूर्व होशोहवास में नहीं थे। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इनके कथन को पूर्ण सत्य न माना जाए। मिस्टर जायसवाल, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आकाश की गवाही को वाकई क्रेडिबल नहीं माना जाता। केवल इतना ही नहीं है रौनक, परम पूज्य जायसवाल साहब ये भूल रहे हैं कि रौनक के पास सोनिया की हत्या करने का कोई कारण ही नहीं था। अभी अभी आकाश ने कथन दिया है अदालत कि इन सब के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर रौनक सोनिया की हत्या क्यों करेगा? मैं बताऊं, मतलब मैं इन्वेस्टिगेट करके नेक्स्ट डेट में बताऊं तो चलेगा योर ऑनर? आई मीन विद ड्यू परमिशन, अगर एक डेट मिल जाए तो। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। रौनक के बचाव में हमारे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। पता नहीं क्या होगा। वरुण, तू एक काम कर, आकाश के बंगले पे जा, खोज। हो सकता है कि उस रात की घटना को लेकर कोई बात सामने आ जाए। मैं जाता हूं आकाश से मिलने। सुना है किसी फ्लैट में रहने चला गया है। इतने सारे प्रश्न और इस समय किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है हमारे पास। वो सोनिया का फोन, उससे कुछ पता चला? हाँ, वो सोनिया जी के फोन को अनलॉक करने के लिए टेक्निकल टीम के पास भेजा है। साथ ही रौनक के फोन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हत्या के रात से लापता है। चलो चले। ये मिस्टर केडी, आपके हाथ पे धूल मट्टी लग गई होगी, साफ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर पाठक, यहाँ पर सब कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। सॉरी, एक्चुअली मिस्टर केडी, उस रात के बाद मैं बंगले में नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने यहां पर शिफ्ट कर लिया। अब तो बस सोनिया की आत्मा को शांति मिल जाए और जस्टिस भी। मैं भी यही चाहता हूं। चलो।
क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? कुछ सवाल पूछने हैं तुझसे। क्या साहब? फोन मिल गया। मोबाइल तुझे कहाँ मिला? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे? नहीं है? नहीं पता? सच बोल, बोल सच। नहीं पता तुझे? मत मारो साहब। सच बोल। मैंने तो काटा रोड के एक बंगले से चुराए थे साहब। मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ। मामूली से चोर के बच्चे चोरी के लिए घर के अंदर घुसा और घर की मालकिन को मार के भाग निकला है? नहीं साहब। सच बोल, बोल सच। बोल सच, बोल सच। मैंने खून होते हुए देखा था साहब। साहब मैं यहीं सो रहा था जब मैंने आकाश साहब की बेडरूम से बहुत जोर की आवाज सुनी। और हाँ, ये घड़ी उसी रात टूट गई थी जब रौनक साहब भागते हुए मुझसे टकराए थे। देखिए, इस केस के और पहलू खुलना बाकी है। उदाहरण के रूप में आप ही के कथन के अनुसार हत्यारे ने आप पर भी हमला किया था, राइट? वो जो हुआ कांच का टुकड़ा सीमा के माथे से प्राप्त हुआ, उस पर भी आपके लहू के अंश पाए गए। जी। तो क्या हत्यारे ने सोनिया पर हमला करने से पहले आप पर हमला किया या बाद में? जो पहले ही किया होगा। मैं आपको स्मरण कराता हूँ, आपने कहा था कि हत्यारे ने सोनिया की हत्या करने के बाद फिर आप पर हमला किया, ऐसा कहा था। फिर शायद बाद में किया होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे में जाकर कैसे गड़ गया? सोचने वाली बात है। देखिए मिस्टर केडी, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस रात हुआ क्या। आप तो जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा नशे में थे मिस्टर केडी। किसे देखा था तूने? साहब, वो जब मैं पहले मंजिल पे पहुंचा, खिड़की पे पेच खोलने, तो मैंने देखा कि एक आदमी था साहब। उसने मैडम के सर में कांच घुसा दिया साहब। मुझे देखने ही वाला था कि मैं एकदम से दीवार के नीचे छुप गया साहब। फिर साहब मैं दीवार कूद के नीचे आ गया साहब। कैसा दिखता है वो? लंबा था, छोटा था, कुबड़ा था, कैसा था वो? साहब लगभग आप ही के जैसा होगा साहब। मेरे जैसा था? हाँ। मैं बताता हूँ तेरे को। चल लेके चल इसको, लेके चल इसको। उसी बंगलों में रहते? नहीं सर। हाँ, दरअसल उस रात हमारे साहब और बाकी लोगों ने बहुत पी ली थी। मेरा काम बढ़ गया, तो नतीजतन मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई। तब आकाश साहब ने कहा कि उस रात मैं उनके बंगले पर ही रुक जाऊँ। शुक्रिया। हाँ दवे, बोल। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ सर? रौनक का फोन मिल गया। घटना की रात उस घर में कोई चोर भी आया था जिसने उसका फोन चुरा लिया था। वो फोन मिल तो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे चुराया था दुर्घटना में मारा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्घटना नहीं, किसी योजना के तहत उसकी मृत्यु हुई है। ऑब्वियसली हत्यारा नहीं चाहता था कि वो हमें उस तक पहुंचाए। सर रौनक के फोन से कुछ मिला? हाँ, दवे कोशिश कर रहा है रौनक के फोन को अनलॉक करने की। योर ऑनर, आपका टाइम, मेरा टाइम और अदालत का टाइम तो बहुत ही कीमती है। औरों का मुझे पता नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक ऐसा एविडेंस पेश करूंगा आज अदालत में कि 10 मिनट में केस खत्म हो जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा और मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान इस अदालत से दफा हो जाए। पाठक साहब ने क्या किया, मुझे चैलेंज किया और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी।
मोटिव ऑफ मर्डर मैंने प्रॉमिस किया था मैं लाऊंगा, मैं लेके आया। योर ऑनर ये है नहीं, ये मोबाइल है लेकिन इस मोबाइल के अंदर मोटिव ऑफ मर्डर है। मेरे लेफ्ट हैंड में सोनिया जी का मोबाइल है और राइट हैंड में रौनक जी का मोबाइल है, सही? हाँ। और योर ऑनर उस चोर ने जो बयान दिया था मरने से पहले, उसने ये कहा था कि खिड़की के बाहर जो मोबाइल फेंका गया था वो ये वाला था, मतलब रौनक जी वाला मोबाइल। मरने से पहले चोर ने ये भी कहा था कि उसने हत्यारे को देखा था और हत्यारे की जो हाइट, बॉडी ढांचा वगैरह था वो दवे जी से मिल जाता। मतलब देखिए दवे जी और रौनक जी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रौनक जी जैसा कोई था। चौंक गए हैं रौनक जी? मत चौंकिए, रुकिए, और मैं कुछ बताऊंगा इस मोबाइल के अंदर जो है वो बताऊंगा, उसके बाद आप चौंकिएगा। योर ऑनर, ये जो दो मोबाइल है सोनिया जी और ये रौनक जी, रौनक और सोनिया दोनों के मोबाइल के बीच में कुछ रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। इन शॉर्ट आकाश के पीठ के पीछे रौनक और सोनिया का रोमांस इलू इलू चल रहा था। योर ऑनर, और इन मैसेजेस के अकॉर्डिंग रौनक ये चाहता था कि सोनिया आकाश को छोड़ के रौनक के साथ हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन सोनिया ये नहीं चाहती थी क्योंकि आकाश के पास पैसे थे, ऐशो आराम था, ऐसी जिंदगी वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रौनक को मना किया। रौनक को गुस्सा आया और उसने सोनिया को मार डाला। उस रात सोनिया की हत्या के पहले रौनक ने सोनिया को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे इस पाखंडी बर्ताव को झेल नहीं सकता, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तुम मुझे बाहर मिलने आओ। तब सोनिया ने रिप्लाई किया कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैसेज पढ़ के इनको और गुस्सा आया सोनिया पे योर ऑनर, और उसने सोनिया की हत्या कर दी। योर ऑनर, अगर ये चलचित्र होता तो जायसवाल साहब के इस अभिनय पर हम लोग सब खड़े होकर तालियां बजाते। इनका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य कि ये चलचित्र नहीं अदालत है। योर ऑनर, मेरे परम मित्र जो तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं अदालत के सामने, संभवतः ये जानते नहीं कि वो एक दो धारी तलवार है। उस रात रौनक अपनी मर्जी से आशीष और सोनिया के घर नहीं गए थे। आकाश ने निमंत्रण दिया था रौनक, आकाश ने ही रौनक को मदिरा का सेवन कराया। संभव है योर ऑनर कि जो प्रेम प्रकरण चल रहा था रौनक और सोनिया के बीच, इसके बारे में आकाश को जानकारी मिली और उसी ने ये पूरी योजना बनाई हो। योजना के तहत रौनक को वहां बुलाया हो, मदिरा का सेवन कराया हो, बेहोशी की हालत में उस कांच के टुकड़े पर इनकी उंगलियों के निशान लिए हो, उस कांच के टुकड़े से अपनी पत्नी की हत्या की हो और आरोप मेरे मुवक्किल सर मत किया। इसका मतलब यह है कि इनको डाउट है आकाश पे, मोटिव ऑफ मर्डर है, मानता हूं, लेकिन क्या इनके पास कोई गवाह सबूत है? नहीं है। मेरे पास सबूत, गवाह सब कुछ है, ये जो प्रूव करता है कि रौनक के पास मोटिव ऑफ मर्डर भी था, और ये एविडेंस है ना, इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? योर ऑनर, इस जग में हर बड़ी सच्चाई का आरंभ केवल एक संभावना से हुआ है, और अगर ये संभावना प्रकट हुई, रौनक ने हत्या की, तो उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते। मैं इस संभावना को टटोलने के लिए समय की मांग करता हूं। The court is adjourned for the day. केडी सर, सोनिया के साथ तुम्हारा संबंध था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? सर, मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरा केस मेरे खिलाफ हो जाएगा। हो गया है तुम्हारे खिलाफ ये केस, तुम्हारा जीतना असंभव हो गया अभी। प्लीज सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर, मैंने सोनिया को कभी कोई धमकी नहीं दी, कभी हाथ नहीं उठाया, और वो मैसेज मैंने, सर आज तक मैंने सोनिया को कोई मैसेज नहीं किया। मैसेज तुमने नहीं किया मतलब? केडी सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरी सोनिया की हत्या मैंने ही की है। मैं ही उस काश सोनिया की जगह मैं होता। So what if हम गलत हैं? अभी तक के सारे एविडेंसेस रौनक के खिलाफ, जैसे वो ग्लास टेबल, वो इतना भारी है, आकाश जैसा आदमी, I mean, अपनी डिसेबिलिटी के साथ वो उसे नहीं उठा पाएगा। Look at him, केडी, वो गाय इतना सैड और परेशान लग रहा है, और उसको ब्लेम करके हम उसकी तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। हाँ बिली,
हो सकता है कि तुम और वरुण सही कह रहे हो सकता है मैंने इस केस में गलती कर दी हो। पता नहीं क्यों मुझे। वरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये केस सॉल्व करूं या ना करूं, तो ये रूबिक्स क्यूब तो सॉल्व कर ही चुका है ऑलमोस्ट। हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रेड स्क्वायर को मैं सही जगह पर फिट कैसे करूं। इसमें मुश्किल क्या है तो एक पजल ही। एक टुकड़े को एक काम करो, वो जो आकाश के बंगले पे टूटा हुआ टेबल था, उसके सारे कांच के टुकड़े और वो कांच का टुकड़ा जिससे सोनिया की हत्या की गई, वो सब तो यहां लेकर आ। मिस्टर केडी, आइए आइए। जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सारी प्रेस के सामने कबूल कर दिया कि सोनिया का कत्ल मैंने ही किया है। तो खुश हैं आप? हाँ, वो तो आपने कर लिया आकाश जी। बात क्या है ना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि उसकी भावनाओं से दुर्बल होगी, उस पर आपके इस दयालु कथन का प्रभाव पड़ेगा, मुझ पर नहीं। वैसे भी आपके इस दयालु कथन में बहुत खामियां हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ये कि जो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे से प्राप्त हुआ, वो उस टेबल के टूटे हुए कांच का टुकड़ा था ही नहीं, तो फिर वो वहां आया कैसे? ये तो हो गया टेबल पूरा। ये बाकी कांच का टुकड़ा कहां से आया? स्पष्ट है कि उसे वहां रोपित किया गया था रौनक को फंसाने के लिए, जो आपके कथन को बिल्कुल झूठा साबित कर दिए। आपने ही रौनक को बंगले में रुकने का प्रस्ताव दिया था, आपने ही मोहन को उस रात वहां रोका था। और बड़ी सुविधाजनक बात है ना कि साक्षी और हत्यारा एक ही व्यक्ति है। उससे भी अधिक सुविधाजनक बात यह है कि रौनक ने तभी सोनिया की हत्या की जब आप शौचालय में थे। मिस्टर केडी पाठक, हो क्या गया है आपको? क्या 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 कह रहे हैं आप? हाँ? विक्टिम हूं मैं। मेरी बीवी का कत्ल हुआ, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। ये मेरी शारीरिक तकलीफ जो है आज तक किसी से छुपी नहीं, और आप मेरा साथ देने के बजाय आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इज दैट राइट मिस्टर केडी? एक पीड़ित व्यक्ति और एक अपराधी में जो अंतर होता है वो मैं भली भांति जानता हूं आकाश जी। ये जो नाटक आप कर रहे हैं ये झूठा है। आप पीड़ित नहीं, हत्यारे हो। केडी साहब, आप अपनी रेप्यूटेशन पर खरे उतरे। केडी साहब, आपने प्रूव कर दिया कि आप नंबर 1 डिटेक्टिव हैं, नंबर 1। पर अब ये भी तो प्रूव कीजिए कि आप नंबर 1 लॉयर भी हैं। आपने बेशक सच का पता लगा लिया, लेकिन उस सच को सच साबित करने के लिए सबूत नहीं आपके पास। मेरे मुंह से भी सुन लीजिए आप। हाँ, मैंने इस सोनिया का कत्ल किया और उस रौनक को भी मैंने ही फंसाया, मैंने ही। अब आप इस बात को प्रूव करके बताइए, साबित कीजिए इस बात को, साबित कीजिए इसे मिस्टर केडी पाठक। इट्स अ चैलेंज, चैलेंज। एक्सेप्टेड। योर ऑनर, ये आकाश की वित्तीय जानकारी है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सूची
साथ में लगा हुआ उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक मूल्य अपने बैंक के खाते से मैसर्स ब्लैक ईगल के खाते में जमा किया था। तो ये जायसवाल साहब कि मैसर्स ब्लैक ईगल एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, जिनके पास हम जानकारी प्राप्त करने गए तो योर ऑनर आरंभ में तो उन्होंने मना ही कर दिया, किंतु जब उन्हें स्मरण कराया गया कि संभवतः वो एक हत्या के केस में भागीदार बनेंगे, तब उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आकाश जी अपनी पत्नी को लेकर संदेह में थे, इसीलिए उन्होंने ये रकम ब्लैक ईगल को दी थी अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि आकाश को रौनक और सोनिया के बीच में प्रेम प्रकरण की जानकारी थी। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इस जग में कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी ही पत्नी के प्रेमी को घर पे अपनी पत्नी के साथ भोजन करने का न्योता दे। और केवल इतना ही नहीं है, उस रात उसे वहां रुक जाने का भी न्योता दे। ये तो ऐसा ही व्यक्ति करेगा योर ऑनर जिसने योजना बनाई हो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बदला लेने की, और ऐसा ही आकाश ने किया। उस रात अपनी पत्नी सोनिया की हत्या की और उसका आरोप मेरे मुवक्किल रौनक के सर मंड दिया। एक तीर से दो शिकार योर ऑनर। आप भूल रहे हैं कि सोनिया की हत्या करना आकाश जी के लिए पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जिस तरह से वार हुआ है सोनिया जी पे वो कांच के टुकड़े से, उस तरह से वार करने के लिए, उस एंगल से वार करने के लिए हत्यारे का कम से कम सोनिया की हाइट का होना बहुत जरूरी है। योर ऑनर, जायसवाल साहब ठीक कह रहे। जिस स्थिति में आकाश जी हैं, उस स्थिति में सोनिया जी की हत्या करना उनके लिए संभव नहीं है। इसी के आधार पर मैं ये कहता हूं कि आकाश जी की विकलांगता केवल एक ढोंग है अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस विकलांगता की मेडिकल जांच करवाई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब, एक विकलांग आदमी की मेडिकल जांच करवा के आप अपनी मानसिक विकलांगता प्रूव करें। योर ऑनर, मैं अदालत से प्रश्न करता हूं कि क्या इस केस का निर्णय एक विकलांग व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होगा या सत्य पर? देखिए सर, जायसवाल साहब रहने दीजिए। देखिए, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिकल जांच के लिए तैयार हूं। यह अदालत मिस्टर आकाश के मेडिकल जांच के लिए अनुमति देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत कष्ट उठा रहे हैं आप, लेकिन चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपके इस खेल से पर्दा उठेगा, आपकी इस विकलांगता से पर्दा उठेगा। आपके हर दावे की दाद देता हूं, लेकिन आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ढोंग कर रहा हूं? सोच भी कैसे लिया आपने? हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है आपका। देखिए, संदेह तो मुझे आप पर पहले ही दिन से था, क्योंकि कटघरे में खड़े होकर आपने ये कहा कि रौनक ने हत्या की है। मैं जानता हूं कि रौनक ने हत्या नहीं की, इसका यह अर्थ होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और आपके इस झूठ का सबूत है आपके बेड साइड टेबल पर रखा हुआ वो अलार्म क्लॉक। आप तो जानते ही हैं कि 4 और 5 के बीच व्यक्ति एकदम घनिष्ठ निद्रा में होता है। अलार्म बजा, आप उठे, अपनी ये विकलांगता के बारे में भूल गए, आपने अलार्म बंद करके वो घड़ी अपने बेड साइड टेबल पर रख दी। ऊपर रखना भूल गए, समझ गए मैं? वाह केडी साहब, वाह। पर ये सारी बातें आपकी थियरी है। इस कोर्ट में इस थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव तो करना पड़ेगा ना। आपकी इस थियरी से आप रौनक को नहीं बचा सकते। आई चैलेंज यू इन द कोर्ट, प्रूव इट।
बात है विपुल? डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आकाश सही में हंचबैक है। करीबन 1 साल पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर का विक्टिम बताया है। उसकी अभी की एक्सरे रिपोर्ट्स ने उसके डॉक्टर्स की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और आकाश के क्लेम को भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है दवे, थैंक्स। क्या हो सर? कुछ नहीं वरुण, इस केस का अंतिम छोड़ भी हमारे हाथों से छूट गया। एक्सरे की रिपोर्ट्स आई है जिसके अनुसार आकाश वास्तव में विकलांग है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। ढोंग कर रहा है वो, बहुत ही चतुर है। हमारे किसी सुराग तक पहुंचने से पहले ही वो सुराग को मिटा देता है, लेकिन ऐसा किया कैसे उसने? How did he do it? Sir, you need a break. आप बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हैं। So why don't you try this? इससे क्या होगा वरुण? Of course. मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो सोनिया के टेलीफोन का बिल का है। योर ऑनर, कभी कभी जो साक्ष्य अपराधी को पकड़वाने के लिए उपयुक्त होते हैं वो उसका बचाव साधन भी बन सकते हैं। आपकी अनुमति हो तो इस समय पर मैं आकाश के घरेलू सेवक मोहन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत? मोहन जी कृपया बताएं, आपने कहा था कि अचानक एक व्यक्ति आपसे टकराया, आपके हाथों से घड़ी टूट कर नीचे जमीन पर गिरी। ये वाकया जब हुआ समय क्या हो रहा? साहब, उस समय करीबन 1 बज चुका होगा, शायद नहीं, बिल्कुल उचित कह रहे हैं। 1:03 हो रहे थे आपकी घड़ी में। आपकी घड़ी का चित्र है हमारे पास, उसी समय का जब आपकी कलाई से छूटकर जमीन पर गिरी थी, टूटी, संभवतः तभी बंद। और आपको पूरा विश्वास है कि आपकी घड़ी सही समय पर चलती थी। साहब, 1 मिनट सही दिखा रही थी। किस आधार पर? क्या साहब, मैंने अपनी घड़ी रेलवे स्टेशन की घड़ी के हिसाब से सेट की थी, क्योंकि रोज सुबह मुझे 6-4 की लोकल पकड़नी होती है। योर ऑनर, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र की सूची मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। योर ऑनर, इस सूची में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस रात सोनिया जी का फोन 12:50 से लेकर के 1:10 तक स्विच ऑफ मोड में था। इस सूची से यह भी पता चलता है कि रौनक के धमकी भरे एसएमएस का जवाब 1:10 पर दिया गया, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनिया जी की मृत्यु 12:55 पर हो चुकी थी। मेरा अदालत से प्रश्न यह है योर ऑनर कि एक मृत व्यक्ति अचानक उठकर 15 मिनट पश्चात अपना फोन ऑन करके किसी को संदेश भेजे, यह कैसे संभव है? ऑर्डर योर ऑनर, मेरा अनुमान और मेरा विश्वास दोनों ये कहते हैं कि हत्यारे ने पहले सोनिया जी की हत्या की, तत्पश्चात रौनक को फंसाने के लिए सोनिया जी के फोन को ऑन किया और रौनक के फोन पर यह संदेश भेजा। अब आपकी अनुमति हो तो आकाश को कटघरे में बुलाओ। बताइए आकाश जी, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र से वो संदेश कैसे भेजा गया? ये सब मुझे कैसे पता होगा मिस्टर केडी? आपको कैसे पता मतलब आप ही को पता होगा ना, क्योंकि सोनिया जी के मृत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद हत्यारा तो वहां से पलायन कर गया था। उनके कक्ष में और कोई तो था नहीं, केवल आप थे वहां उपस्थित। उनका मृत शरीर और उनके मृत शरीर के पास उनका दूरभाष यंत्र, तो कैसे संदेश भेजा गया आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, ये बताइए क्या आप वास्तव में विकलांग है? क्या आप वास्तव में पाठक साहब मेंटली स्टेबल हो या क्या बोल? क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? मतलब एक विकलांग आदमी पे इस तरह से वार कर रहे, शर्म नहीं आ रही आपको? दिख नहीं रहा है विकलांग है, मेडिकल रिपोर्ट है, फिर भी बोल रहा है ये जायसवाल साहब ढोंग कर रहा है। ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं ढोंग नहीं कर रहा।
उन्हें कुछ भी कहते जा रहे, कुछ भी जो भी इनके मन में आए। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। क्या इतना काफी नहीं है कि मेरा दोस्त ने मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए, मेरी पत्नी का कत्ल करने के बाद मुझे मारने की कोशिश की? क्या ये काफी नहीं है? आकाश, ये सब कुछ नहीं होता अगर मैंने तुझे उसी रात मार दिया होता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा मैं सबको। पाठक साहब हट जाइए। आकाश, मैं तेरी जान ले लूंगा आज। रौनक ऐसा कुछ मत। रौनक, एक रौनक ने सब झूठी कहानी की है। मैं तुझे आजाद कॉलेज थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। रौनक कट कर जाओ। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए अदालत में यह छोटा सा नाटक खेलना पड़ा। इंस्पेक्टर दवे की सहायता से। योर ऑनर, उस बंदूक में नकली गोली थी और मैं जानता हूं कि जायसवाल साहब अभी उन एक्सरेज का जिक्र करें। मेरे सहायक वरुण ने यह जानकारी प्राप्त की कि वो एक्सरेज आकाश की नहीं, किसी और विकलांग व्यक्ति की। आकाश ने अस्पताल के वार्ड बॉय को पैसे खिलाए थे एक्सरेज बदलवाने के लिए। सत्य आपके सामने है यार। शेष बची कहानी और ऑनर आकाश के मुख से। उस रात जब सोनिया गहरी नींद में थी, मैं आधी रात को उठा और मैंने सोनिया का सेल फोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं रौनक के कमरे में गया। रौनक पूरी तरह नशे में था और गहरी नींद में था। मैंने इसका फायदा उठाया और मैंने कांच के टुकड़े पर रौनक की उंगलियों को निशान लगाए। फिर रौनक के सेल फोन से मैंने सोनिया को मैसेजेस भेजे। ऐसा करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया। उस कांच के टुकड़े से मैंने अपने आप को घाव दिए। उसके बाद मैंने शीशे की टेबल उठाई और तोड़ दी और जाहिर सी बात है इस आवाज के साथ सोनिया जाग गई। सोनिया जागी और मैंने उसकी हत्या कर दी और फिर मैं बेड के नीचे छुप गया। जाहिर सी बात है इतनी आवाज और शोर हो रहा था इसलिए रौनक भागकर हमारे कमरे में आया। उसने जब सोनिया को देखा वो बौखलाकर भागने लगा और फिर वो बाहर मोहन से टकराया। मैंने मोहन से कहा कि वो पुलिस को खबर कर दे। मोहन के जाने के बाद मैंने सोनिया के फोन से रौनक के मैसेजेस का उत्तर दिया। वही मैसेजेस जो मैंने किए थे रौनक के फोन पे। मैंने फोन में जो हेर फेर की उसे चेक करके मैंने रौनक का फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। यही सब करते हुए बाहर खड़े चोर ने मुझे देख लिया और वो फोन उठाकर वहां से भाग गया। 1 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद एक दिन अचानक मेरी नजर सोनिया के फोन पर पड़ी। जब मैंने सोनिया के मैसेजेस देखे तब मुझे पता चला कि रौनक और सोनिया का अफेयर चल रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन मैंने उन दोनों से बदला लेने की ठान ली। फिजियोथेरेपी मैंने 6 महीने की और ऑनर और उसके बाद मेरी पीठ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस रात को मैं महीनों से प्लान कर रहा था और इस प्लान में मेरी पीठ का खराब होना मेरे हिसाब से सही था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन आज मेरा जुर्म साबित हो गया। लेकिन सोनिया को वही मिला जो वो डिजर्व करती थी। डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आकाश साहनी को उनकी पत्नी सोनिया साहनी के कत्ल में दोषी पाती है। लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये अदालत मिस्टर रौनक को तमाम इल्जामों से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।